Welcome to our YouTube channel Audio FM 143. रावत मेंशन। चेरी की आंखों में आंसू थे। दिव्यांश के हाथों में अबॉर्शन पिल्स थी जो दिव्यांश चेरी को खाने के लिए बोल रहा था। उसने चेरी को सीधे सीधे दो ऑप्शन दे दिए थे, एक खुद दिव्यांश और एक उनका होने वाला बेबी। दिव्यांश अभी भी अपनी इंटेंस नजरों से चेरी की तरफ देख रहा था। चेरी की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका हाथ पूरी तरह से कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल चल रहे थे जो उसने बचपन में दिव्यांश के साथ बिताए थे। बचपन का दिव्यांश और अब जो दिव्यांश उसके सामने खड़ा था वो बिल्कुल अलग था। बचपन में दिव्यांश उसको एक हल्की सी खरोच भी नहीं आने दे सकता था। वो चेरी की केयर भी करता था और उसकी हर एक बात मानता भी था। चेरी के लिए वो अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देता था और आज वो चेरी को खुद के लिए अपना बेबी सेक्रीफाइस करने को बोल रहा था। फिर उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगे जब वो दिव्यांश को छोड़कर लंदन शिफ्ट हुई। उस वक्त दिव्यांश को उसकी ज़रूरत थी, लेकिन वो उसे छोड़कर लंदन चली गई थी और उस बात के लिए आज तक दिव्यांश उसे माफ़ नहीं कर पाया था। अगर ऐसे में आज वो अपने बच्चे के लिए दिव्यांश को छोड़कर चली जाएगी तो दिव्यांश उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेगा। अब नफरत की आग में सिर्फ वो चेरी को नहीं जला रहा था बल्कि खुद भी जल रहा था। चेरी से नफरत करता था या प्यार, ये बात तो बाद में आती थी, लेकिन पहले तो दिव्यांश खुद को ही तकलीफ दे रहा था। चेरी को तकलीफ देने के चक्कर में वो ना जाने खुद के साथ भी क्या क्या किए जा रहा था और अपने साथ साथ वो धरा और व्योम को भी तकलीफ दे रहा था। उसे इस हालत में देखकर उन लोगों को कैसा लगता होगा चेरी इमेजिन कर सकती थी। और अगर अब वो अपने बच्चे के लिए एक बार फिर से दिव्यांश को छोड़कर चली गई तो दिव्यांश सब कुछ खत्म कर देगा, शायद खुद को भी। ऐसे में वो दिव्यांश को छोड़कर कैसे जा सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथ से वो दवाई ली और फिर दिव्यांश की तरफ देखते हुए बेहद तकलीफ भरी आवाज में बोली, अगर इसी से मेरा प्यार साबित होता है तो ठीक है दिव्यांश, मैं आपके लिए ये दवाई लेने को भी तैयार हूँ। दिव्यांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, मुझे मेरी रेड से यही उम्मीद थी। आज तुमने प्रूव कर दिया रेड कि तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो और आई प्रॉमिस अगर तुम ये दवाई लोगी तो मैं कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, बिल्कुल वैसा दिव्यांश बन जाऊंगा जैसा तुम चाहती हो, तुम्हारा वही एवोकाडो जो मैं बचपन में था। ये बोलते हुए अभी भी उसने अपना हाथ चेरी के गाल पर रखा हुआ था। चेरी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देख रही थी और अब उसने उस दवाई को अपने हाथ में कस लिया। दिव्यांश तुरंत बोला, लो ना दवाई। ओह आई एम सो सॉरी, यहाँ तो पानी ही नहीं है, बट डोंट वरी मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ चला गया और फिर पानी का एक गिलास लेकर वापस बालकनी में आया। चेरी अभी भी अपने पैरों पर बिल्कुल सुन्न खड़ी थी। दिव्यांश ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, ये लो, अब तुम ये दवाई अच्छे से ले सकती हो। चेरी ने कुछ नहीं कहा, वो पानी का गिलास अपने हाथ में ले लिया और फिर दवाई को अपने मुंह में डालने लगी। तभी अचानक से दिव्यांश उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट रुको। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दिव्यांश ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, ये दवाई तुम मुझे वापस दो। चेरी को समझ नहीं आया कि अब क्या हुआ, दिव्यांश उसे इस तरह से क्यों रोक रहा है। उसने अब अपने हाथ में पकड़ी हुई दवाई दिव्यांश के हाथ पर रख दी। दिव्यांश ने उसे तुरंत बालकनी से नीचे की तरफ फेंक दिया और बोला, एक्चुअली तुम्हें ये दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेरी दम रह गई, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी तैर गई थी। अगले ही पल दिव्यांश ने उस मुस्कुराहट को छीन भी लिया। वो अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर बोला, एक्चुअली मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ और तुम्हें अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। दवाइयों से भी बेबी को अबॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है हमें डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट ही करवाना चाहिए ताकि जल्दी ही तुम्हारी ब्लीडिंग वगैरह भी रुक जाए, वरना दवाइयों से तुम्हें काफ़ी दिनों तक ब्लीडिंग होगी जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हें पता है मेरा तुम्हें प्यार करने को कितना मन करता है। ऐसे में अगर तुम पीरियड्स पर रहोगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। 2-3 दिन का चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं खुद को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात पर चेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। यहाँ वो अपना बेबी अबॉर्ट करने वाली थी और अभी भी दिव्यांश को सिर्फ इंटीमेसी की पड़ी थी। उसे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्यांश इतना पत्थर दिल हो कैसे गया। वही दिव्यांश ने अब डॉक्टर को कॉल किया और बिल्कुल नॉर्मल बात करने लगा। उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली थी और उन्हें बता भी दिया था कि वो चेरी को अपने साथ लेकर क्यों आ रहा है। डॉक्टर ने उन्हें कल दोपहर का टाइम दिया था। चेरी के हाथ रेलिंग पर कस चुके थे, वो बस चुपचाप दिव्यांश की तरफ देख रही थी और अब दिव्यांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो चेरी की तरफ देखते हुए बोला, बस कल तक का टाइम और उसके बाद तुम्हें ये सब ट्रॉमा बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेड।
एक बार ये बेबी अबॉर्ट हो जाए उसके बाद आई विल ट्राई कि तुम्हें कभी प्रेगनेंसी हो ही ना, मैं डॉक्टर से बात करूंगा। अगर उनके पास इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन हुआ तो हम वही करेंगे, मुझे अब ये प्रेगनेंसी का ड्रामा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बोलकर उसने उसका गाल थपथपाया और फिर वहां से अंदर रूम की तरफ आ गया। चेरी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, मतलब दिव्यांश को सिर्फ इस बेबी से प्रॉब्लम नहीं थी, वो इन फ्यूचर भी कभी चेरी को मां नहीं बनने देने वाला था। वो अंदर की तरफ आए और दिव्यांश के सामने आकर खड़ी हो गई। दिव्यांश इस वक्त प्रेसिन के सामने खड़ा था। उसे एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना था, इसलिए वो अपनी शर्ट वगैरह चेंज कर रहा था। चेरी उसके करीब हुई और उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली, दिव्यांश लेकिन ये तो गलत है ना, मेरा मतलब है पेरेंट्स बनने का हक तो हर किसी को होता है। हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे हो ताकि उनकी फैमिली आगे बढ़े। बेशक से हम अभी प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं, आपको अभी बेबी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और बोला, मुझे प्रॉब्लम बेबी से नहीं है रेड, मुझे प्रॉब्लम तुम्हें शेयर करने से है, जो मैं कभी किसी के साथ भी नहीं करूंगा। फिर सामने वाला मेरा खुद का बेबी ही क्यों ना हो, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। नहीं, अगर हम दोनों का बेबी होगा तो तुम्हारा ध्यान उस पर जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हम दोनों कभी बच्चे करेंगे ही नहीं। ये बोलकर उसने अपने हाथों को चेरी के कंधों से हटा लिया। चेरी के हाथ जो दिव्यांश की शर्ट के बटन बंद कर रहे थे वो वहीं पर रुक गए। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। वो इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए तैयार थी, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि इन फ्यूचर तो दिव्यांश उसे प्रेग्नेंट होने से नहीं रोकेगा, उन दोनों की एक हैप्पी फैमिली होगी। जब दिव्यांश थोड़ा शांत हो जाएगा, उसका गुस्सा, उसकी नफरत दूर हो जाएगी, तो वो दोनों प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे और वो कंसीव भी कर लेगी। लेकिन अब दिव्यांश की पूरी बात ने ही उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया था जहां वो ना आगे का कुछ सोच पा रही थी और ना ही पीछे की तरफ देख पा रही थी। दिव्यांश ने अब उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को हल्का सा चूम लिया और बोला, ओके फाइन, अभी मैं एक काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, अब तुम अच्छे से रेस्ट करो। वैसे भी रात को तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाई थी और आज रात भी मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, और वैसे भी कल अबॉर्शन हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें ब्लीडिंग वगैरह भी होगी, तो 2 दिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए आज की पूरी रात मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिताना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो चेरी को इंटेंस नज़रों से देख रहा था और अब वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। चेरी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। दिव्यांश नीचे आया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। जैसे ही धरा ने दिव्यांश को जाते हुए देखा, वो तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए चेरी के रूम में आई। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर आने लगी, चेरी जो दरवाजा बंद करने के लिए दरवाजे पर आ चुकी थी, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज स्ट्रॉबेरी, अभी फिलहाल मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो आप यहाँ से चली जाए। धरा जल्दी से बोली, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो चेरी? अगर तुम्हें दिव्यांश से डर लग रहा है तो अब तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो घर से जा चुका है ना, तो अब तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। चेरी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, बात दिव्यांश से डर की नहीं है, मुझे बस आपसे बात नहीं करनी, इट मीन्स नहीं करनी, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चली जाए, क्योंकि मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। उसकी बात पर धरा गुस्से से बोली, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझसे बात कैसे नहीं करती। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ आ गई। अंदर जाकर वो बेड पर बैठ गई थी। चेरी हैरान रह गई। वो जानती थी कि दिव्यांश उस पर नजर रख रहा होगा, शायद उसने रूम में कैमरा भी लगवाए हो। वो दिव्यांश की फितरत बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो अब धरा के पास नहीं गई। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। रावत मेंशन। धरा अंदर आई तो चेरी हैरान रह गई। वो जानती थी कि दिव्यांश उस पर नजर रख रहा होगा, शायद उसने रूम में कैमरा भी लगवाए हो। वो दिव्यांश की फितरत बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो अब धरा के पास नहीं गई। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। धरा यूं ही बेड पर बैठी रही और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे बात करनी है चेरी, और तुम मेरी बातों से बच नहीं सकती। अगर तुम चाहती हो कि दिव्यांश नॉर्मल हो जाए तो वो हम सब भी चाहते हैं। उसका गुस्सा, उसकी नफरत हम भी नहीं देखना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी हर एक बात को माने। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नज़र सामने दवाई के उस कार्ड पर गई जिसमें से टैबलेट निकालकर चेरी खाने वाली थी, लेकिन वो कार्ड अभी भी वहीं नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। धरा ने तुरंत उस कार्ड को उठाया और फिर उसे गौर से देखने लगी। एक पल नहीं लगा उसे ये जानने में कि वो कार्ड किस चीज़ का है। अब उसने हैरानी से चेरी की तरफ देखा और बोली, ये सब क्या है चेरी? तुम अबॉर्शन पिल्स लेने वाली थी? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? चेरी अब तुरंत उसकी तरफ आए और उसके हाथों से वो कार्ड लेकर बोली, ये मेरा और दिव्यांश का पर्सनल डिसीजन है,
इसमें आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है स्ट्रॉबेरी। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर अब आप यहाँ से नहीं गई तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। एक कपल को उनका बेबी रखना है या नहीं ये सिर्फ उनका डिसीजन होना चाहिए, उसमें आप इंटरफेयर करने वाली कोई नहीं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले धरा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। चेरी की दर्द से आह निकल गई। धरा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी चेरी। वो पागल है इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उसके साथ पागल हो जाओ। चेरी का गाल पूरी तरह से लाल हो गया था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये शायद पहली बार था जब धरा ने उस पर इस तरह से हाथ उठाया होगा, लेकिन चेरी ने अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को अंदर ही जब्त कर लिया और अगले ही पल धरा को गुस्से से देखते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई दिव्यांश को पागल बोलने की। धरा गुस्से से बोली, क्योंकि पागल ही है वह। इतना तो कोई पागल पागल नहीं होता जितना वो पागल हो चुका है, और उसके पागलपन में साथ दे रही हो तुम। तो तुम भी किसी पागल से कम नहीं लग रही मुझे। आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है? उसे समझाने की बजाय तुम उसका साथ दे रही हो, अपना बेबी अबॉर्ट कर रही हो। तुम जानती भी हो ये एक माँ के लिए कितनी घिनौनी बात है। एक औरत की जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है जिस पल उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, और तुम तो अपने ही बच्चे को मारने चली हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही चेरी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? चेरी ने अब अपने होठों को एक पल के लिए अंदर की तरफ दबाया और फिर धरा की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माँ के नाम पर लेक्चर देने वाली आप होती कौन है? जिसने अपने खुद के बेटे का कभी ख्याल नहीं रखा, वो मुझे किस हैसियत से माँ के नाम पर लेक्चर दे रही है? उसकी इस बात ने धरा के होश उड़ा दिए। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि आप एक अच्छी माँ है या नहीं? अगर नहीं किया तो अब कीजिए। आपका मन तो पता नहीं आपको जवाब देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं जवाब दे देती हूँ। आप एक अच्छी माँ बिल्कुल भी नहीं है। पर नहीं, शायद हो भी सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए नहीं, दूसरों के बच्चों के लिए। जैसे आप मेरे लिए एक परफेक्ट माँ बनने की कोशिश करती रही और कहीं ना कहीं बन भी गई, लेकिन अपने खुद के बच्चे के लिए आप कैसी माँ है ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। जो हमेशा अपने बच्चों को छोड़कर दूसरों के बच्चों की परवाह करें, अपने बच्चों को इनसिक्योर फील करवाए। उन्हें कोई लेना देना नहीं कि उनके अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें उनकी कितनी ज़रूरत है। अगर आपको किसी चीज़ की फिक्र थी तो बस सिर्फ मेरी। मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, मैंने क्या किया, मैं कहाँ जा रही हूँ, इस बात पर आपका पूरा ध्यान होता था। लेकिन दिव्यांश को आपकी कितनी ज़रूरत है ये चीज़ तो आपने कभी सोची ही नहीं। जब आप खुद एक अच्छी माँ नहीं बन पाई तो आप किस हक से मुझ पर सवाल उठा रही है? धरा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो चेरी, और मैं जानती हूँ तुम ऐसा कर क्यों रही हो, ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं तुमसे दूर चली जाऊँ, मुझे तुम पर भी गुस्सा आए और मैं कभी तुमसे बात ना करूँ ताकि दिव्यांश को सुकून मिल सके। लेकिन ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा, और खबरदार अगर तुमने आइंदा मेरे सामने जुबान चलाने की कोशिश की या फिर अपने बेबी को अबॉर्ट करवाने की कोशिश की तो। चेरी भी गुस्से से बोली, मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपसे कि बेबी करना ना करना एक कपल का अपना डिसीजन होता है। आप उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर शायद आपको दूसरों के मामले में घुसने की कुछ ज़्यादा ही आदत है, और अपनी ये आदत आप कभी सुधर नहीं पाए। बचपन में दिव्यांश की जान को खतरे में डालकर आपने 2 बार मुझे बचाया था, और अब आप मुझे ज्ञान दे रही है कि मुझे अपना बेबी रखना चाहिए या नहीं। धरा ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। चेरी एक बार फिर से बोली, मुझे लगता है आप यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मुझे ही जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, धरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो चेरी की तरफ देखते हुए बोली, तुम बहुत गलत कर रही हो चेरी, बहुत ज़्यादा गलत। माना मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की है। हाँ, मैंने एक वक्त पर दिव्यांश को छोड़कर तुम्हें संभाला था क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। चेरी ने तुरंत जवाब दिया, गलत। मुझे आपकी ज़रूरत थी, लेकिन मुझे कहीं ज़्यादा दिव्यांश को आपकी ज़रूरत थी। मैं तो फिर भी बोलकर आपको अपनी तकलीफ बता देती थी, लेकिन दिव्यांश, वो तो आपको अपनी तकलीफ भी नहीं बता पाए थे। अंदर ही अंदर घुट रहे थे वो, और आप एक माँ होने के नाते अपने ही बच्चे को नहीं समझ पाए। धरा की आंखों से आंसू बह गए क्योंकि चेरी पूरी तरह से गलत नहीं थी, गलतियां उसने भी बहुत की थी। वो तकलीफ भरी आवाज में बोली, चलो ठीक है, मान लेती हूँ मैं कि मैं गलत थी, लेकिन कम से कम अब तुम तो वो गलती मत करो। दिव्यांश प्यार से मान जाएगा अगर तुम उसे मनाओगी, तो इस बच्चे को अबॉर्ट मत करो। क्या पता अब जो दिव्यांश इतना ज़्यादा हार्टलेस बन रहा है वो इस बच्चे के आने के बाद सॉफ्ट हो जाए। तुम्हें पता है मेरे और मिस्टर रावत के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर हम दोनों नज़दीक आए हैं तो वो कहीं ना कहीं तुम दोनों की वजह से। दिव्यांश, और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है।
लेकिन मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरा बच्चा मेरा दिव्यांश था। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। उसके लिए मैंने जीना सीखा, वरना शायद मैं तो अपनी जिंदगी कब की खत्म कर चुकी होती। वो मेरी जीने की सिर्फ आरज़ू ही नहीं, हिम्मत भी था। उसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती थी, तो क्या तुम अपने बच्चे के लिए सिर्फ दिव्यांश से नहीं लड़ सकती? एक बार कोशिश तो करो चेरी, यूं ही हिम्मत मत हारो। एक औरत को माँ बनने का नसीब बहुत मुश्किल से मिलता है। दुनिया की हर औरत माँ नहीं बन सकती, लेकिन जो औरत माँ बनती है, माँ बनने के बाद उसे महसूस होता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, ये तो सब देखते हैं, लेकिन एक बच्चा भी एक माँ को जन्म देता है। एक ऐसी ताकत को जन्म देता है जो अपने आगे पूरी सृष्टि झुकाने का दम रखती है। तो दिव्यांश क्या ही चीज़ है, बस तुम कोशिश तो करो। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। चेरी बस चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे और अब धरा तुरंत वहां से चली गई। चेरी अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। उसने अब अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। दिव्यांश के लिए वो अपना बच्चे खुद से दूर कर रही थी, लेकिन अब धरा की बातों ने उसे एक बार फिर से पूरी तरह इमोशनल कर दिया था। उसने अपने पेट पर अपना हाथ अच्छे से रखते हुए कहा, मैं कैसे आपको खुद से दूर करूं बेबी, पर मैं आपकी वजह से दिव्यांश को भी कैसे खुद से दूर होने दूं। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश अपनी गाड़ी में बैठा था। उसे कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था। वो यूं ही घर से बाहर निकला था ताकि देख सके कि धरा उसके पीछे से क्या करेगी। और अब धरा को चेरी के साथ बात करते हुए देख उसके चेहरे पर मिक्सड एक्सप्रेशन थे। गुस्सा भी झलक रहा था तो हंसी भी तैर रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो हंसी गायब होने लगी और उसका चेहरा पूरी तरह गुस्से से कांपने लगा। उसकी नसें भी ऊपर की तरफ उभर रही थी और उसकी आंखें बेहद लाल होती जा रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया और उन आंसुओं को अपनी आंखों के अंदर ही कहीं गायब कर दिया। वो एक गहरी सांस लेकर वापस अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखने लगा और बोला, आई नो रेड, आई नो तुम क्या फैसला लोगी, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बोलते हुए एक बार फिर से उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ धरा भी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आए और अपने रूम में जाने लगी। तभी ध्रुवांश घर में एंटर हुआ। धरा को देखते ही उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए थे, क्योंकि वो जानता था मिश्री ने धरा को सब कुछ बताया होगा और अब घर आते ही धरा उसे अच्छा खासा लेक्चर देगी। लेकिन धरा ने एक नज़र उसे देखा और सीधा अपने रूम में चली गई। इस वक्त वो इस हालत में ही नहीं थी कि वो किसी से बात कर सके। चेरी की बातों से और जिस तरह से उसने अपने बच्चे को अबॉर्ट करने का फैसला लिया, उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। धरा को रूम में जाते हुए देख ध्रुवांश ने एक गहरी सांस ली और बोला, थैंक गॉड मुझे लेक्चर सुनने को नहीं मिला, वरना तुम्हें तो मैं छोड़ता नहीं मिश्री। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी मॉम के कान भरोगी और मेरी मॉम मेरे खिलाफ हो जाएगी? नहीं, मेरी मॉम को भी शायद अब अंदाजा होने लगा है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, पर कोई बात नहीं, उनको अभी तक तुम्हारा सच बेशक से दिखाई ना दिया हो, लेकिन मैं हूं ना, मैं उन्हें तुम्हारा असली चेहरा जरूर दिखाऊंगा। ये बोलकर अब वो भी घर के अंदर की तरफ आया और सीधा अपने रूम में आ गया। मिश्री आराम से सोफे पर सोई हुई थी। ध्रुवांश के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो तुरंत बोला, चलो तुम्हें इतना तो समझ में आया कि तुम्हारी औकात सिर्फ यही तक है। मैं तो तुम्हें यहाँ पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद तो तुम सीधा इस घर से बाहर जाओगी और वो भी धक्के मार कर बाहर निकाली जाओगी। ये बोलकर अब वो क्लोजेट की तरफ आया और अपने कपड़े निकालने लगा। वहीं दूसरी तरफ रात के तकरीबन 8 बजे रावी की आंखें खुली और उसे अपने बदन में जोरों से दर्द महसूस हुआ। वो अपनी बगल में देख रही थी, लेकिन वहां पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो धीमी सी आवाज में बोली, मिस्टर डेविल खुराना। जैसे ही उसने कहा, अभिमन्यु जो साइड में था वो अंदर की तरफ आया और जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। रावी अपनी खुली आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। अभी भी नशे का असर उसके सिर पर था, तो वो पूरी तरह से अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसे अभिमन्यु नजर आ रहा था जो पूरी तरह से नेक्ड था। उसे यूं देखते हुए ही रावी को अजीब लग रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ ज्यादा कहने की हालत में नहीं थी। वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मेरे पास आए ना मिस्टर डेविल खुराना, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों के बीच। ये बोलते बोलते वो रुक गई थी, क्योंकि उसे अभी भी समझ में नहीं आया था कि अभिमन्यु उसके साथ इंटीमेट भी हो चुका है, लेकिन दर्द से उसकी जान निकल रही थी। उसे लग रहा था शायद अभिमन्यु ने उसे फिंगरिंग की होगी, इसीलिए उसे इतना पेन हो रहा है। अभिमन्यु अब उसके करीब आया और बोला,
पेन तो होगा ही ना मिस वाइन, पहली बार में पेन तो होता ही है। रावी हैरानी से बोली, मतलब क्या है आपका? उस दिन भी तो आपने अपनी फिंगर्स, उस दिन तो इतना पेन नहीं हुआ था, तो फिर आज? अभिमन्यु उसकी बात पूरी होने से पहले बोला, उस दिन फिंगर्स थी मिस वाइन, लेकिन आज फिंगर के साथ साथ और भी बहुत कुछ था। इट वॉज मोर देन 7 इंच, सो यू कैन इमेजिन। उसकी बात पर अब रावी के रोंगटे खड़े हो गए। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी और अभिमन्यु के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। रावी के अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब वो एक झटके से अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसने खुद को पूरी तरह से देखा, जहां उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने तुरंत ब्लैंकेट को अपने ऊपर खींचा और बोली, क्या बात कर रहे हैं आप मिस्टर डेविल खुराना? हम दोनों के बीच वो सब कैसे हो सकता है? अभिमन्यु ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बड़ी ही अदा से सहलाते हुए बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी नॉर्मल कपल के बीच हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मल नहीं है। हमारा तो खास कनेक्शन है। रावी को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। वो अपने माथे पर अपना हाथ रखकर बोली, नहीं मिस्टर डेविल खुराना, हम दोनों के बीच ये नहीं होना चाहिए था। आपको पता है, डैड को मुझ पर पूरा ट्रस्ट था। उन्होंने आज तक मुझे कभी किसी चीज़ को लेकर नहीं रोका। वो बहुत प्यार करते हैं मुझे, इसीलिए उन्होंने मुझे हर एक चीज़ की परमिशन दे रखी थी। लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी, और मैं उनका ट्रस्ट सच में कभी नहीं तोड़ सकती। कह दीजिए कि ये सब झूठ है। अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी उनसे नजरें नहीं मिल पाऊंगी। अभिमन्यु ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, लेकिन तुम्हें उनसे नजरें मिलाने की जरूरत ही क्या है? अब तुम मेरी हो तो तुम्हें अपने डैड के बारे में इतना सोचने की जरूरत ही क्या है? उसकी बातें रावी को अब अजीब लगने लगी थी। अभिमन्यु अब अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, वैसे तो लोग शादी करके वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमने पहले वेडिंग नाइट सेलिब्रेट की और अब हम शादी करेंगे। रावी और भी ज्यादा दंग हुई। अगले ही पल अभिमन्यु ने सामने टेबल की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे लिए दुल्हन का जोड़ा है। जाओ और जाकर अच्छे से शॉवर लेकर इसे पहनो और तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में हम दोनों की शादी है। रावी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे अभिमन्यु के बात करने का लहजा भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। रावी हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी, जिसने अभी अभी उस लहंगे की तरफ देखकर कहा था कि वो जल्दी से उसे पहनकर तैयार हो जाए, क्योंकि उनकी शादी होने वाली है। रावी अब तक डर रही थी, कांप रही थी, लेकिन अब वो अपनी जगह से उठी और अभिमन्यु के सामने आकर खड़ी हुई। उसने खुद पर ब्लैंकेट लपेटा हुआ था। वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर डेविल खुराना? आप मुझसे शादी? लेकिन हम दोनों की शादी ऐसे कैसे हो सकती है? मैं मानती हूँ हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ है उसके बाद हमारी शादी होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये सब कुछ ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। मैं वैसे भी आपसे प्यार करती हूँ, तो मुझे आपसे शादी करनी है। लेकिन मैं अपने मॉम डैड की मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकती हूँ। बट आई एम डैम श्योर कि वो इस शादी के लिए मान जाएंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी आप डैड के पास बिजनेस पार्टनर हो, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम क्यों ही होगी? और मॉम तो कहीं ना कहीं आपके बारे में जानती। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, चुपचाप लहंगा पहनो और रेडी हो जाओ मिस वाइन। मुझे तुम्हारे मॉम डैड से कोई लेना देना नहीं। मुझे बस अभी इसी वक्त तुमसे शादी करनी है, मतलब करनी है। मैं अभी तो प्यार से बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं जबरदस्ती करने पर आया तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। अब तो रावी और भी ज्यादा हैरान हुई। वो चौंकते हुए बोली, ये आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? अभिमन्यु हंसा और बोला, अगर चाहती हो प्यार से बात करूं तो फिर प्यार से मेरी बात मानो भी ना मिस वाइन। अगर तुम सामने से मुझे अपना जिद्दीपन दिखाओगी तो अभिमन्यु खुराना को तो तुम जानती भी नहीं हो, पर शायद अब जान जाओगी। रावी अपना चेहरा नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, आप मेरे मिस्टर डेविल खुराना नहीं हो। हाँ, वो थोड़े टॉक्सिक है, वो मुझे परेशान करते हैं, लेकिन वो मेरे साथ कभी जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप तो एकदम से चेंज हो गए हो। मुझे नहीं करनी आपसे शादी। मुझे मॉम डैड को इन सब चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा। मैं उनसे कुछ छुपा नहीं सकती। मुझे अभी इसी वक्त उनके पास जाना है। ये बोलकर वो तुरंत अपने कपड़े ढूंढने लगी थी। अगले ही पल अभिमन्यु ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया। रावी की दर्द से चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। अभिमन्यु ने जिस तरह से उसे पकड़ा हुआ था वो सच में काफी बेरहम भरा था। रावी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और उसका दिल टूट रहा था। इतना तो इंटीमेसी की वजह से उसे अपनी बॉडी में पेन नहीं हो रहा था, जितना फिलहाल उसे अपने दिल में हो रहा था। अभिमन्यु दांत पीसते हुए बोला, मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी? ओके फाइन, तो मैं तुम्हें एक शो दिखाता हूँ। उस शो को देखकर तुम डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है।
ये बोलकर उसने एक झटके से रावी के बालों को छोड़ दिया। रावी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन इतना तो उसने मन बना लिया था कि अब वो अभिमन्यु से कभी बात नहीं करेगी। शादी करना तो दूर की बात, वो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखेगी। तभी अभिमन्यु ने टेबल पर रखा हुआ रिमोट उठाया और सामने दीवार पर लगी हुई एलईडी स्क्रीन को ऑन कर दिया। रावी गुस्से से बोली, मुझे तो समझ में नहीं आता मिस्टर देवल खुराना कि क्या आप सच में पागल हो गए हैं? यहाँ इतनी इंटेंस सिचुएशन है और आप मुझे कोई शो दिखाना चाहते हैं? इम्पॉसिबल। अब तो मुझे कंफर्म हो गया है कि आप वो मिस्टर देवल खुराना हैं ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ, आप तो कोई और ही है। ये बोलते हुए वो अचानक से रुक गई और फिर हैरानी से सामने एलईडी स्क्रीन की तरफ देखने लगी, जहाँ कुछ और नहीं बल्कि उसकी और अभिमन्यु की वीडियो ही चल रही थी, जिसमें अभिमन्यु उसके ऊपर झुका हुआ था और रावी पूरी तरह से बेड पर लेटी हुई थी। अभिमन्यु रावी के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो दोनों पूरी तरह से नेक्ड थे और रावी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। हालांकि वो नशे में थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें खुली हुई थी। उस वक्त उसे थोड़ा थोड़ा होश था। वो सब देखकर रावी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अभिमन्यु उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब वो जल्दी से अभिमन्यु के करीब आए और अगले ही पल उसने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, क्या है ये सब मिस्टर देवल खुराना? हाँ, क्या है ये सब कुछ? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की चीज़ रिकॉर्ड करने की? आप करना क्या चाहते हैं? क्यों किया आपने ये सब कुछ? मतलब ये सब कुछ नॉर्मली नहीं हुआ है, बल्कि अपने प्लान किया था। लेकिन क्यों? अभिमन्यु जो हल्का सा पीछे की तरफ लड़खड़ा गया था, उसके चेहरे पर अब डेविल स्माइल आ गई। वो रावी की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर व्योम रावत की बेटी इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बोलते हुए अब वो हंसने लगा था और उसकी आंखें इस वक्त काफ़ी डेंजरस लग रही थी।